नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग परसेंटेज के महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं और इन सवालों को करने का सबसे स्मार्ट तरीका आपको बताया जाएगा। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पहला जो सवाल है वो है आयत यानी कि रेक्टेंगल। इसके जो साइड्स हैं, मापन के दौरान क्या हुआ, त्रुटिवश उनका माप 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है। इसके क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि होगी, यानी कि परसेंटेज एरर कितना आएगा क्षेत्रफल में, यानी कि एरिया में। देखिए लेंथ में कितना प्लस हो गया, तो यहाँ पर लेंथ में आपका 10% अधिक आ गया। भाई अधिक बोला है ना यहाँ पर, तो 10% यहाँ पर अधिक आ गया। एक्चुअल से 10% यहाँ पर अधिक हो गया है ना, तो 10% का एरर। इसके चौड़ाई यानी ब्रेड्थ में कितने का एरर हो गया, 8% का, लेकिन प्लस का 8% यहाँ पर एरर हो गया। अब हमें निकालना है एरिया में कितने का एरर होगा। तो एरिया का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के एरिया का, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, यही होता है हमारा। अब चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो एक बार ये चेंज हुआ, एक बार ये चेंज हुआ, तो यहाँ पर लगा सकते हैं हम लोग सक्सेसिव। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है दोस्तों a प्लस बी, है ना, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 प्लस ए बी अपॉन 100। इस फार्मूले को हम लोग ए बी फार्मूला भी पढ़ते हैं। मतलब ओवरऑल जो है इतने का ही चेंज आएगा, इतने का ही कमी या फिर बढ़ोतरी होगी, है ना, किसमें, एरिया में। ठीक है, ए का मतलब पहला वाला परसेंटेज, बी का मतलब दूसरा वाला परसेंटेज चेंज। जो चेंज है उनको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो पहला वाला कितना है, प्लस का 10, तो यहाँ पे ए की जगह पर क्या हो जाएगा, +10। बी की जगह पे +8 है, तो ये हो गया +8। फिर यहाँ ए बी, ये दोनों प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 8, मतलब यहाँ पर प्लस का ये हो चुका है 80, डिवाइड बाई यहाँ पर हो गया 100, है ना। 0 से 0 कट गया, 0.8 आ जाएगा ये। तो 18 और 0.8 मतलब कितना हो गया, ये सीधे सीधे 18.8 हो जाएगा। इतने परसेंट का ओवरऑल हमारा चेंज आएगा। अब चूंकि ये पॉजिटिव आया है मतलब इतने परसेंट बढ़ के आएगा, किसमें, परसेंटेज में, है ना। तो क्षेत्रफल में। तो एरिया में कितने का एरर आ गया, 18.8% का, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको इस सवाल में ऐसा ऑप्शन दिया है कि आप सिर्फ देखकर भी लगा सकते थे। ए बी फार्मूला पता है ना, इनमें ए बी फार्मूला लगेगा। तो ए बी फार्मूला में आप जानते हैं कि ए प्लस बी तो हो गई होगा, मतलब 10 और 8 जुड़ेगा, तो 10 और 8 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब हमारा जो आंसर है वो 18 के आसपास आएगा। ये 18 से बहुत कम है, तो इतना कम तो हो ही नहीं सकता। ये 18 से बहुत ज़्यादा है, 188%, बहुत ज़्यादा चला गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये 0.188 है, तो ये भी नहीं होगा। 18 के आसपास यही वाला सिर्फ एक ऑप्शन है। तो इतना करने से बढ़िया है कि आप पहले ऑप्शन को एक बार नज़र डाल लीजिए, वहाँ पे क्या आपको कुछ गुंजाइश नज़र आ रही है जल्दी करने के लिए। अगर आता है कोई गुंजाइश नज़र तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ऐसे और भी आगे सवाल करेंगे जिनमें आपको अच्छे से और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चलिए देखते हैं, ये बढ़िया सवाल है। अब इस सवाल को आप लोग ओरली भी कर सकते हैं। ऐसा एक तरीका बताएंगे, ओरली आपसे बन जाएगा, बस देखते जाइए। पहले हम लोग इसको बेसिक से करते हैं। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। भुजा यानी ए, तो साइड में हमारा यहाँ पर 50% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, मतलब प्लस का 50% यहाँ पर हो रहा है ना। अब आप जानते हैं कि जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। एरिया इसका क्या होता है, ए मल्टीप्लाई ए, तो हो गया ना मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो ए की वैल्यू भी यही है, बी की वैल्यू भी यही है, ठीक है। तो 50% का 2 बार यहाँ पे सक्सेसिव लेना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यही फार्मूला a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए कितना है यहाँ पर 50, फिर यहाँ पर b कितना है 50, तो 50 प्लस 50 हो गया, प्लस a इंटू बी, ए इंटू बी करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 50 × 50 यानी कि 2500, तो 2500 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा यहाँ पर 100। तो सीधे सीधे ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 50 50 100 और ये हो गया आपका टोटल 125। तो 125% का यहाँ पर परिवर्तन आएगा। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर वैल्यू एक ही दिया हो और उसका यहाँ पे 2 बार सक्सेसिव लेना, या फिर यहाँ पर पहला 50% है ना, ए यहाँ पर 50% और ये वाला ए भी यहाँ पर 50% है, तो इनका डायरेक्ट सक्सेसिव आपका निकालने का एक तरीका बताते हैं। क्या करना है, एक बार इन दोनों को जोड़ लेना है। जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर
25 और 25 यहाँ पर 50-50 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर लगा लीजिए यहाँ पर पॉइंट। अब इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर देना, तो 50 × 50 कितना हो गया यहाँ पर आपको हो जाएगा 2500। हमको पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अंक को रखना है, बाकी को इधर ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक रहेंगे, यानी कि ये 2 0 रहेगा, बाकी ये जो 25 है इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इतना पूरा चीज़ जो है इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और जुड़ जाएगा। तो 25 जो है 100 के साथ जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। ये डायरेक्ट तरीका है। और पॉइंट के बाद कितना होता है 0 0, तो 125.00 यानी कि 125 है होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट तरीका है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। इसमें भी आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी, ओरली बता सकते थे। देखिएगा तीसरा सवाल ये रहा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने की कमी हो जाती है, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर है क्या, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो रेडियस होता है, रेडियस में कितने की कमी हो गई, आर में कितने की कमी हो गई, यहाँ पर 35% आपका कम हो गया, रेडियस आपका 35% कम हो गया। अब क्षेत्रफल में कमी पूछा गया है, तो क्षेत्रफल एरिया कितना होता है वृत्त का, यानी सर्किल का एरिया कितना होता है यहाँ पर A = πr² होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा πr²। अब एक चीज़ समझिए कि ये जो पाई है ये तो कांस्टेंट है, ये तो बदलेगा नहीं, इसकी फिक्स वैल्यू होती है। रेडियस आपका बदलेगा, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ दीजिए, तो एरिया आपका किस में चेंज होगा, r × r। तो मल्टीप्लाई आ गया ना, मतलब सक्सेसिव लगा सकते हैं ओवरऑल कमी या फिर वृद्धि निकालने के लिए। तो पहले 35%, दूसरा भी 35% है, तो सीधे सीधे वही ए बी फार्मूला लगा दीजिए। तो ए भी आपका 35% है, बी भी 35% है, लेकिन नेगेटिव का, ये चीज़ नेगेटिव प्लस माइनस जरूर ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है +a की जगह पर क्या रखेंगे -35, तो यहाँ हो जाएगा -35, फिर -35 यानी कि b -35 है, फिर आपका +ab होता है। अब यहाँ पे है दिक्कत, देखिए -35 पहला वाला, फिर दूसरा वाला भी -35। ये बताइए हमारे फार्मूला में +ab/100 होता है, तो पहले लगाएंगे प्लस, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव बन जाएंगे, तो यहाँ निगेटिव रखने का कोई सेंस नहीं बनता है, फिर यहाँ निगेटिव आएगा ही नहीं। ये प्लस तो हमारे फार्मूला वाला प्लस है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका 35 × 35 है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना होता है यहाँ पर 100। अब काटा पीटी कर लीजिए। यहाँ पे एक जगह पर आप फंस सकते हैं, क्योंकि ये जो सारे परसेंटेज वैल्यू आपको दिए गए हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है अभी एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे आपको। देखिए -35 यानी कि ये हो गया -70। इसको काटिए, 5 से कटेगा, 5 × 7 = 35, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे अगर इसको तो ये हो जाएगा आपका 20 है ना। फिर 5 से काटेंगे तो 5 × 7 = 35, और ये कटेगा 4 बार में, यानी कि ऊपर हो गया यहाँ पर 7 × 7 = 49, और डिवाइड बाई यहाँ पर हो गया 4। इसको क्या लिख सकते हैं, ये है -70, और यहाँ देखिए प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं, काटिए इसको, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यानी 12 × 4 = 48, एक बचेगा तो +1/4 हो गया है ना। यही ना होगा भाई, 12 × 4 = 48 +1 49/4 हो गया कि नहीं हो गया ये। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों, इन दोनों को पहले सॉल्व करिए। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस का यहाँ पर 58 आ जाएगा, माइनस का 58 +1/4 है। अब इसको सॉल्व करना है हमको डायरेक्टली, ये नहीं कि इसको इधर मल्टीप्लाई करें फिर जोड़े घटाएं फिर से डिवाइड करें मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए, तो इतना काम आपको नहीं करना है। देखिए अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें, माइनस अगर हमारा कॉमन आ जाए तो यहाँ बचा 58 और -1/4 बचेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हमको घटाना है, घटाने के एक सिंपल सा तरीका आपको बता रहे हैं। क्या करना है देखते जाइएगा, माइनस है यहाँ पर, इसमें से आप 1 कम कर दीजिए, तो 58 में से 1 कम करेंगे तो 57 हो जाएगा, और इस 4 में से ऊपर वाले को घटा दीजिए, यानी कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर वाले को घटा देना है। तो 4 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और नीचे आपका 4 ही रहेगा, बस आपका बदल चुका है। तो ओवरऑल 57 सही 3/4% का कमी आएगा। कहाँ इतना दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में इतने की कमी। ये माइनस हमको क्या बता रहा है, ये माइनस हमको सिर्फ और सिर्फ कमी बता रहा है, कमी इंडिकेट कर रहा है, यानी कि डिक्रीज़ कितना हो रहा है एरिया में। तो 57 सही 3/4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये तरीका आप लोग याद रखिएगा, फ्रैक्शन और साथ में जो इंटीजर वैल्यू है उसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली हम कैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं, है ना। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
देखिए अगला प्रश्न, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होती है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए रेडियस जो है, रेडियस को क्या किया जा रहा है, प्लस का 10% किया जा रहा है, यानी कि 10% यहाँ पर प्लस किया जा रहा है, और उसकी ऊंचाई जो है 40% कम कर रहे हैं, यानी कि हाइट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, कितना, 40%, है ना। तो जहाँ डिक्रीज होगा वहाँ माइनस, जहाँ पे वृद्धि होगी वहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब देखिए एरिया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है बेलन का, ये होता है 2 पाई r इंटू एच। एक बात नोटिस करिए कि ये जो 2 और पाई है ये दोनों तो कांस्टेंट है, चेंज किसके हिसाब से हो रहा है, r और h के हिसाब से। तो मल्टीप्लाई आ गया ना, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ओवरऑल निकालने के लिए एक सक्सेसिव ले लेंगे। तो रेडियस यहाँ पर 10% प्लस और हाइट यहाँ पर 40% माइनस हो रहा है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी आपका। ए बी फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, ए प्लस बी और प्लस ए बी अपॉन 100, यही ना होता है फार्मूला, बस रख दीजिए। तो ए का मतलब +10, तो यहाँ हो गया +10, बी का मतलब -40, तो ये हो गया -40। अब ए इंटू बी दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो 10 × 40, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो 10 40 दहम ये हो जाएगा 400, लेकिन नेगेटिव का डिवाइड बाई यहाँ पर हो गया 100, है ना, ये कट जाएगा। तो यहाँ देखिए 10 - 40 यानी कि -30, -30 और -4 यानी कि माइनस का 34 हो जाएगा। तो माइनस का 34% आएगा, यहाँ पर 34% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो सारे सवाल हम आपको करवा रहे हैं ये लगभग 2021-2022 के ही सवाल हैं, यानी रिसेंटली ही पूछे गए सवाल हैं, है ना, बहुत पीछे का नहीं है। आगे चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अभी तक तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर थोड़ा वोटिंग वाले सवालों को कर लेते हैं, यानी कि चुनाव, इलेक्शन वाले। एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाल दिए, ठीक है। डाले गए वोटों में से 80% वोट जो है वैलिड थे। वैध का मतलब होता है वैलिड। विजेता को वैलिड वोटों में से 60% प्राप्त हुए। यदि विजेता को इतने वोट प्राप्त होते हैं तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी, है ना। हमको ये देखना है कि हमें लास्ट में दिया क्या है। हमें लास्ट में दिया है विजेता को इतने वोट प्राप्त हुए, है ना, विजेता को कितने वोट प्राप्त हुए, इतने वोट प्राप्त हुए। तो देखिए दोस्तों, हमें जो है मान लेना है कि यहाँ पर अधिकृत लोग, जो पंजीकृत लोग हैं, वो कितने हैं वोट डालने के लिए। मान लीजिए कि यहाँ पर x लोग हैं, ठीक है, x लोग हैं। इसमें भी आपका सक्सेसिव ही लगने वाला है। कैसे लगेगा सुनते जाइए बस। देखिए x लोग हैं यहाँ पर। अब पहला यहाँ पर 90% इसका 90% लोग जो हैं वो वोट डाले। 100% टोटल लोग थे, उसमें से 90% लोग वोट डालने के लिए गए। 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो उससे हमको मतलब नहीं है भाई। जो वोट डाले हैं उन्हीं का ना काउंट होगा, विजेता या फिर जो हारने वाला है उसके लिए। जो नहीं डाले हैं वो तो नहीं डाले हैं, है ना, उनका थोड़ी काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो 90% लोगों ने, यानी x के 90% लोगों ने, 90% लोगों ने यहाँ पर वोट डाले। तो डाले गए वोट टोटल इतने हो गए। अब डाले गए वोटों में से 80% वैलिड थे। ये टोटल डाले गए वोट थे, इसके 80% वोट जो हैं ये वैलिड हैं। तो वैलिड वोट, क्योंकि वैलिड वोट को ही तो काउंट किया जाएगा, इनवैलिड वोट को थोड़ी काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए टोटल अब वैलिड वोट। फिर कह रहा है विजेता को वैलिड वोटों में से, यानी कि ये वैलिड वोट है, इसका 60% प्राप्त हुआ। तो इसका अब 60% निकाल लीजिए। 60% यानी डिवाइड बाई 100। इतने प्राप्त हुए, ये इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैलिड वोट था, इसका 60% किए, तो ये हो गया विजेता को प्राप्त वोट। और विजेता को एक्चुअली मिल कितना रहा है, 64,800 मिल रहा है। तो यही किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 64,800 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ये बात सभी को। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए दोस्तों, आराम से कट पिट जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इधर का 2 जीरो जो है, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये ख़त्म कर दिया, है ना। फिर यहाँ पर देखिए 1 जीरो आपका और ख़त्म होगा, ये इससे ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर काट लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसको 6 से काट दें
या फिर 8 से काट दीजिए, तो 8 से इधर कटेगा तो 8 अठाई 64 और 8 एकम 8 81 हो गया। 9 से ये कट जाएगा कितनी बार में, कितने बार में कट जाएगा, 9 नहीं 81 मतलब 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 3 से कट जाएगा, तो 3 दूना 6 और 3 तियाँ ये हो गया 9। अब देखिए यहाँ पर 3 से ये 5 बार में कट जाएगा, सॉरी 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ है x और ऊपर कुछ नहीं बचा है, उधर आपका 3 बचा है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, इधर तो 3 है, इधर से वो 100 जाएगा, 100 उधर गया, फिर ये वाला 100 भी उधर जाएगा, फिर ये 5 भी उधर जाएगा, सब जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 तियाँ 15 और यहाँ पर 1 2 3 4 15 और यहाँ पर 4, तो इतने यहाँ पर वोट मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है सक्सेसिव सवाल लगा के, है ना। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल, ये भी वोटिंग वाला सवाल है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल जो वोट हैं वो कितने होंगे, 100% होंगे। बड़े ध्यान से समझते जाइएगा, टोटल वोट कितने होंगे, 100% होंगे। अब कह रहा है कि जिसने एक उम्मीदवार जो है, पहला उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से इतने मतों के अंतर से हार गया, ठीक है। यहाँ पर दो उम्मीदवार हैं, मान लीजिए कि एक ए है और एक यहाँ पर बी है। ये जो ए है, इस बी से जिसने 37% मत प्राप्त किया था और विजयी उम्मीदवार से यहाँ पर इतने मतों के अंतर से हार गया। अच्छा ठीक है, एक उम्मीदवार जिसने, मतलब यही उम्मीदवार 37% ये वोट प्राप्त किया, 37% वोट प्राप्त किया, तो ये वाला जो है 37% अगर प्राप्त करा है तो ये कितना प्राप्त करेगा, 63, है ना। तभी तो दोनों मिलाकर 100% होंगे, तो ये जो जीता है उसको 63% वोट मिले। और कितने अंतर से हारा है ये, क्योंकि ए जो है हार गया, कितने अंतर से हारा है, यहाँ पर इतने अंतर से, मतलब 5,20,000 मतों के वोटों के अंतर से हार गया है। परसेंट में अगर देखें तो कितने परसेंट से हार गया यहाँ पर बताइए, तो कितना कम है इससे, जितना कमी होगा उतने से ही ना हारेगा। तो 63 में 37 घटा दीजिए, 13 में से 7 गया, ये हो गया 6 आपका, फिर यहाँ पर हो गया 5, 5 में से 3 गया, ये हो जाएगा 2, ठीक है, 26। तो 26% ये हो गया। 26% की जो वैल्यू है, परसेंट में इतने परसेंट से हारा, लेकिन एक्चुअल में कितने से हारा है, 5,20,000 से, है ना। कितने जीरो यहाँ पर, 2 जीरो, 4 जीरो, ठीक है। 26 दूना 52 आप लोग जानते हैं, तो ये हो जाएगा 1% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 26 दूना 52, यानी कि 2 पर 4 जीरो आ गया। अब बोला जा रहा है कि कुल संख्या हमको निकालनी है। कुल संख्या कितनी थी यहाँ पर, 100%। 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर 4 जीरो पहले से, तो 2 जीरो और लग जाएगा, है ना। तो 1 2 3 4 और 5 और 6, मतलब इतना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आप लोग जो वोट वाले सवाल थे इनको भी थोड़ा करना सीख लिया होगा। देखिए दोस्तों, ये भी वोटिंग वाला ही सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया, ठीक है, जिसमें से 2% मत अमान्य घोषित कर दिए गए, यानी इनवैलिड। एक उम्मीदवार को इतने मत मिले जो मान्य मतों के 75% के बराबर थे। उस चुनाव में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की संख्या कुल कितनी थी। देखिए यहाँ पर मतदाता सूची में मान लीजिए कि x लोग यहाँ पर शामिल है, ठीक है, x लोग यहाँ पर शामिल है। इसके 75% ने मतदान किया, वोटिंग किया, तो इसका 75% ले लीजिए। 75% यानी डिवाइड बाई सीधे सीधे 100, ठीक है। अब ये हो गए वोट करने वाले, जिसमें से 2% अमान्य हो गए, इनवैलिड हो गए। इसका टोटल का 2% अमान्य हो गया, तो वैलिड कितना रहा होगा, 98%। तो इसका 98% जो है वो वैलिड था, 98% जो है ये वैलिड था। अब कह रहा है कि जो वैलिड वोट हैं, एक उम्मीदवार को इतने मत प्राप्त हुए जो मान्य, वैलिड वोट इतने हैं, इसके 75% के बराबर था, तो इसका फिर से 75% लेंगे, तो ये आ गया यहाँ पर उम्मीदवार को मिलने वाला वोट। और उम्मीदवार को वोट मिल कितना रहा है यहाँ पर, 9261, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा x का वैल्यू, यानी कि टोटल मतदाता सूची में कितने मतदाताएं थे, है ना।
चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। देखिए 3/4 ये भी होगा, है ना, 25 3 75, और ये हो जाएगा 3/4, ये भी आपका 3/4 हो गया। ये देखिए 9 से कट जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल 9 से कट जाएगा। तो 3 और 3 ये हो गया 9, 9 से इसको काट दीजिए तो 9 नहीं है 81, है ना, सॉरी 9 1 कम 9, ठीक है, 9 1 कम 9, फिर यहाँ आ गया 2 तो हो गया 0, ठीक है, फिर 26 तो 9 दूना 18, फिर यहाँ पर 9 नहीं है 81, मतलब ये हो गया, ये हो गया। अब 98 से ये कट सकता है क्या उधर जाके, और 4 को उधर ले जाएंगे हम लोग, है ना, 4 चौके 16 उधर चला जाएगा, या फिर काट लीजिए ना, ये हो जाएगा 49, ये 49 हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 2, 49 दूना 98 होता है ना, 7 से कटेगा क्या? चलिए यहाँ पर x हो गया इक्वल टू, इधर देखिए उधर था हमारा 1029 मल्टीप्लाई, ये जो 4 है 2 है और 100 है, तो 4 दूना 800, 800 आपका ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे क्या आएगा? ये 49 आ जाएगा, तो 49 आपका नीचे आ गया। काट लीजिए, 7 से हम लोग काटेंगे, 7 से इसको काटिए, 7 1 कम 7 बचा आपका यहाँ पर 3, तो 7 चौके 28, है ना, 7 चौके 28, फिर बचा 4 तो 9 हो गया, 7 7 49, मतलब ये हो गया। अब 7 से ये फिर कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 1 कम 7, 21 अट्ठे कितना होता है? 21 अट्ठे यहाँ पर 168 हो जाएगा, इसको करेंगे ना, तो 21 अट्ठे 16800, इतने वोट थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न पर थोड़ा सा अलग टाइप का हम लोग यहाँ पर देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, इस टाइप के सवालों में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता होगा। आज एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि ऐसे सवाल आपके अपने आप बन जाएंगे। बहुत आसान तरीका है, बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। इस सवाल को पढ़िए पहले। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? ठीक है, यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है कीमत यानी कि प्राइस, ठीक है, एक होता है क्या आपका प्राइस होता है, फिर इसके बाद एक होता है कंजम्पशन यानी खपत यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं खपत, और एक होता है यहाँ पर खर्च। जैसे अब इन तीनों को समझिए, ऐसे समझिए कि जैसे आपके घर में डेली का यहाँ पर 15 किलो राशन, डेली का कह रहे हैं, मान लीजिए कि महीने का यहाँ पर 15 केजी चावल लग जाता है, 15 केजी चावल यहाँ पर लग जाता है, 15 केजी खपत होता है ना, 15 केजी खपत होता है। और जो प्राइस है पर केजी मान लीजिए कि यहाँ पर 40 रुपये पर केजी है, 40 रुपये पर केजी यहाँ पर ये प्राइस हो गया। तो ये है कंजम्पशन, ये है आपका प्राइस। अब हमें निकालना है खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर। बताइए चावल पर कितना खर्च हुआ एक महीने में? भाई 15 किलो खर्च हुआ, और प्राइस यहाँ पर कितना है? 40 रुपया पर केजी है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब तो हमारा एक महीने का खर्च निकल कर आएगा चावल पर। तो 15 गुणे 4, 15 चौके 60, यानी कि 600। तो 600 रुपया यहाँ पर खर्च हुआ, 600 रुपया यहाँ पर एक्सपेंस हुआ, किस पे? चावल पर। समझ में आई बात कि नहीं? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये एक्सपेंडिचर होगा यानी जो खर्च है, ये क्या होता है? प्राइस इंटू कंजम्पशन, यानी कि मूल्य इंटू खपत हो जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस छोटे से फॉर्मूले का आपको याद रखना है। ये E इक्वल टू यानी एक्सपेंडिचर मतलब खर्च इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन यानी कि खपत, ये होता है। तो इसको अगर याद रखेंगे तो ऐसे टाइप के सवाल आपके सारे के सारे बन जाएंगे। बस तरीका आपको सीखना है, ये फॉर्मूला और छोटा सा सिंपल सा तरीका, दोनों को याद रखेंगे तो सवाल अपने आप बनेगा। देखिए चावल के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों प्राइस जो है 25% की वृद्धि, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पर 1/4 होता है। मतलब पहले 4 था, 1 बढ़ गया बाद में, तो प्राइस क्या हो गया? पहले 4 था, 4 पर 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर कह रहा है ऐसे में परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए, यानी खर्च को नहीं बदलना है, खर्च यानी एक्सपेंडिचर, खर्च को नहीं बदलना है। नहीं बदलना है तो मान लीजिए कि पहले भी 1 था, अभी भी 1 है, नहीं बदलना है इसको। तो खपत में कितने की कमी की जानी चाहिए? अब यहाँ से आपको खपत निकालना है यानी कंजम्पशन निकालना है। हमें 2 चीज़ें मिल गई, P और E मिल गया, हमें C चाहिए, कंजम्पशन चाहिए। तो कंजम्पशन का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा? कंजम्पशन का फॉर्मूला हो जाएगा E/P, है ना, E/P, P इधर जा जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर कंजम्पशन निकाल लेना है। तो
ई अपॉन पी करिए, ई अपॉन पी करेंगे तो 1/, यहाँ पर 4 हो गया, है ना। ये सारे के सारे रेशियो में होंगे, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए इधर भी 1/5 हो जाएगा, ये हो गया, मतलब ई अपॉन पी हो गया तो 1/5 हो गया, इसका ले लेना है रेशियो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सिंपल हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 5 एकम 5, 4 उधर चला जाएगा, तो 4 एकम 4। मतलब पहले कंजम्पशन 5 हो रहा था, तो जैसे ही मूल्य वृद्धि हुआ तो अब कंजम्पशन को घटाना पड़ेगा ताकि हमारा खर्च बना रहे, यानी 4 करना पड़ेगा। तो 5 से 4 करना पड़ा। ये जनरल तरीका हम आपको बता रहे हैं, ये जनरल तरीका बता रहे हैं, है ना। देखिए 5 से 4 हो गया, यानी कि एक खपत कम हुआ, किस पर? 5 पर। तो 1/5, और 1/5 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 20% होता है। मतलब खपत में कितनी कमी होनी चाहिए? 20% की। ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। एक इसी पर बेस्ड और सवाल कर लीजिए, देखिएगा ये भी उसी टाइप का है। आप चाहें तो वीडियो रोक कर इसको लगा सकते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है। 52% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 52/100, 52/100 करेंगे तो 13 चौके 52 और 25 चौके 100, यानी कि 25/13 हो जाएगा। तो वृद्धि हो रही है, यानी 25 पर 13 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर प्राइस जो है, प्राइस क्या हो रहा है? पहले 25 रहा होगा, फिर बाद में कितना बढ़ गया यहाँ पर? 25 पर 13, 25 और 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 38 हो जाएगा, यानी बाद में हमारा 38 हो गया। फिर कह रहा है इसकी खपत में कितने % की कमी करें? खपत, है ना, ताकि उस पर होने वाला जो व्यय है, व्यय मतलब खर्च, वो 14% की वृद्धि हो, सिर्फ 14% बढ़े, है ना। तो एक्सपेंस यानी व्यय में वृद्धि बोला जा रहा है, तो व्यय यानी कि एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में कितना वृद्धि? 14% का। 14% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, 14% यानी डिवाइड बाई 100, काटेंगे 2 से तो 7 और ये हो जाएगा 50। मतलब पहले 50 था तो 50 पर 7 बढ़ जाएगा, यानी कि 57 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर? खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए, बताइए। खपत यानी कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्योंकि E = P × C होता है, E = P × C होता है, तो C की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी? E/P हो जाएगी, E/P। E/P करिए, देखिए यहाँ पे कितना होगा? 50/25 यानी कि 2, यहाँ 57/38, 57 यहाँ पर 38 हो जाएगा। ये हो जाएगा रेशियो, काट लीजिए, 19 से कटेगा, 19 दूना 38, 19 तियाँ 57, ये 2 इधर आ जाएगा क्योंकि ये बटे में है, सिंप्लीफाई भी करना है हमको, तो 2 दूना ये हो गया 4 और उधर बचा सिर्फ ऊपर में 3। मतलब पहले 4 कंजम्पशन था तो अब 3 करना पड़ेगा, यानी कम करना पड़ेगा। कितने का कमी? 1 का कमी, 4 से 3 यानी 1 का कमी, किस पर? शुरू वाले पर, यानी 4 पर। 1/4 % में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करिए, ये 25% आ जाएगा। तो 25% का कमी आपको कंजम्पशन में करना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी को? तो अब ऐसे सवाल में आप लोग नहीं फंसेंगे, आपको तरीका बता दिए हैं। इस तरीके को आप किसी भी इस टाइप के सवाल में लगा सकते हैं जहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर और प्राइस और कंजम्पशन दिया गया हो। ठीक है। कर्मचारी संख्या में कमी के कारण एक फैक्ट्री में उत्पादन यानी प्रोडक्शन 25% कम हो जाता है। मूल उत्पादन यानी ओरिजिनल प्रोडक्शन पुनः स्थापित करने के लिए कार्य घंटों यानी कि वर्किंग आवर्स को कितना % बढ़ाना चाहिए? भाई जाहिर सी बात है कि अगर कर्मचारी कम हो गए तो कर्मचारी कम होने से जो प्रोडक्शन है वो घट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जो जितने कर्मचारी पहले थे वो मान लीजिए कि पर डे 8 घंटे काम कर रहे हैं, है ना। अगर उसमें से कुछ छोड़ के चले गए और जितने कर्मचारी बचे हैं वो अभी भी 8 घंटे पर आवर काम कर रहे हैं, तो उससे तो प्रोडक्शन में कमी आएगी ही आएगी। अब हमको प्रोडक्शन पहले जैसा ही करना है, उतने कर्मचारियों में ही, यानी कि कम कर्मचारी हो गए हैं उतने में, तो हमको वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना है कि देखिए हमको प्रोडक्शन अपने ओरिजिनल स्टेट पर लाना है। ठीक है। तो पहले प्रोडक्शन बताइए कितना कम हुआ यहाँ पर? 25%। 25% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/4, यानी कि पहले 4 प्रोडक्शन हो रहा था तो अब 1 कम हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्शन में 4 जो है 4 से 3 हो गया, है ना। 4 में 1 की कमी आ गई, यानी कि 3 हो गया। तो पहले प्रोडक्शन 4, अब प्रोडक्शन 3 हो गया है। ठीक है। अब हमें यहाँ पर प्रोडक्शन को पहले जैसा करना है तो वर्किंग आवर्स को कितने % बढ़ाना चाहिए? वर्किंग आवर्स को यहाँ पर कितना बढ़ाना होगा? चूँकि प्रोडक्शन 4 से 3 हुआ है तो हमको वर्किंग आवर को 3 से 4 करना पड़ेगा, यानी इसका उल्टा रेशियो ले लेंगे, यानी कि वर्किंग आवर कितना हो जाएगा? 3 से
4 हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है, वर्किंग आवर है ना, ये क्या है, वर्किंग आवर्स है। क्लियर है यहाँ तक। अब कितना बढ़ गया है वर्किंग आवर बताइए तो, 3 से 4 हुआ है, यानी कि 1 बढ़ गया है। किस पर, ओरिजिनली पहले कितना था, पहले 3 घंटे काम कर रहे थे, यानी डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो 1/3 बढ़ जाएगा। 1/3 का परसेंटेज वैल्यू जो होता है वो 33 सही 1/3% इतना हो जाता है, यानी 33 सही 1/3% हमको वर्किंग आवर्स बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा यहाँ पे दूसरा सवाल, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, उम्मीद करते हैं आप लोग कर भी लेंगे इसको। वीडियो रोक कर एक बार ट्राई जरूर करिएगा। यदि x का 75% 1500 के 15% से 15 कम है तो x का मान क्या होगा। सिंपल से इसमें एक इक्वेशन बनेगा, x का 75%, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मतलब होता है मल्टीप्लाई 75% कितना होता है, 3/4 होता है ना। तो ये हो जाएगा 3/4। भाई परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे 3/4 आएगा। तो x का जो 3/4 है ये किसके बराबर है दोस्तों, ये बराबर है 1500 के 15% से। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि परसेंटेज को जैसे ही हटाया जाता है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाई 100, तो जैसे ही परसेंटेज को हटाएंगे 2 जीरो उसमें से कट जाएगा। इसका का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो इस परसेंट को अगर काटेंगे तो ये 2 जीरो आपके ख़त्म हो जाएंगे, मतलब 15 × 15 हो गया। तो 15 × 15 कितना हो गया, 15 हम यहाँ पर 225 है ना। इस 225 से कितना कम है, 15 कम है, तो यहाँ पर 15 हो गया। ठीक है, x का मान क्या होगा बस यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, x की जो वैल्यू है ये आ जाएगी, इसमें से इसको घटाएंगे 225 में 215 जाएगा तो 210 बचेगा है ना। 210 इंटू ये 4 उधर चला जाएगा और 3 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 3 सत्ते 21, मतलब ये हो गया 70 आपका, और 7 चौके 28, 28 का मतलब 280। ठीक है, तो 280 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे चलिए, इस सवाल को देखिए। ये सवाल आसान है लेकिन लॉजिकल है, ऐसे ही सवालों में आप लोग फंस जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे सवालों में ही दिक्कत हो जाती है कभी कभी, है ना। 3/20 जो है 12/25 का कितना परसेंट है, जिसका बोला जाता है, यानी कंपैरिजन किससे हो रही है, इस 12/25 से हो रही है, तो ये आपका डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, कह रहा है ये 3/20 जो है, 3/20 जो है किसका बोला जा रहा है यहाँ पर, 3/20 किसका 12/25 का, तो 12/25 नीचे रहेगा। ठीक है, इस तरीके से कितना परसेंट है, तो परसेंट यानी कि परसेंटेज में हम लोग यहाँ पर 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट में चेंज करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 3/20 है ना, और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाता है ये, है ना। भाग से अगर मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये हो जाएगा 25/12। कितना हो जाएगा, 25/12, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 100%, काटा कुटी कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 3 से ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 से ये आपका 25 बार में कट गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 से अगर काट दें हम लोग, सॉरी 5 से, तो 5 चौके 20, और 5 से इसको काटेंगे 5 5 25 हो गया, है ना। तो अभी क्या कट सकता है, 25 पंचे 125, 125/4 हो जाएगा। तो 125 और बटे यहाँ पर 4 अगर हम लोग करें तो 4 तियाँ 12, फिर बचा है ना, एक मतलब 5 उतर आया, तो 4 1 कम 4 यानी 31 दशमलव कुछ आएगा। तो 31 दशमलव कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जब हमको पता चल गया यहीं पर थोड़ा सा डिवाइड करने पर ही। आइए ये वाला सवाल देखते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है ना, और इसको करने का सबसे स्मार्ट तरीका आपको बताएंगे। एक शहर की जनसंख्या जो है 1,76,400 है। यदि प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, अब इसमें लगाइए दोस्तों रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या कहता है, सुनते जाइए। प्रतिवर्ष जो रेट है कितना है, 5% है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर 1/20 हो जाती है ना। 5/100 का मतलब क्या हुआ, 1/20 हुआ। तो हर साल 20 पर 1 बढ़ जाता है। 5% बढ़ने का मतलब क्या है, 20 पर 1 बढ़ना। तो 20 पर 1 बढ़ जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा। ये पहले साल की कहानी है। दूसरे साल भी यही होगा, 20 पर फिर से 1 बढ़ जाएगा, तो दूसरे साल भी 20 पर 1 बढ़ के यानी कि 21 हो जाएगा। हो गया कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये है कि भाई 2 वर्ष बाद ही पूछा था, तो 2 वर्ष बाद देख लीजिए सक्सेसिव हो जाएगा। यहाँ पर 20 × 20 यानी कि ये हो जाएगा आपका 400, और इधर ये कितना होगा, 441 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। अब ये शुरू की जनसंख्या है,
रेशियो में शुरू की जनसंख्या 400 है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर इसकी जनसंख्या ये वाली है। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर चाहिए। तो देखते जाइए, अब यहाँ पर करना क्या है ना। ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए डिविजिबिलिटी रूल वाला। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 441 में हमको इसी की वैल्यू चाहिए, मतलब जो हमारा आंसर होगा उसमें ये 441 मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है, 441 मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 441 से कटेगा ही कटेगा। लेकिन क्या आपको 441 से काटना है? क्या नहीं काटना है। सुनते जाइए, यहाँ पर देखिए 441 का मतलब 21 गुणे 21, और 21 जो है किससे मल्टीप्लाई होकर बना है? 7 और 3 से मल्टीप्लाई होकर बना है। किसका डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हैं? 3 का जानते हैं ना, तो बस लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 3 से कटने वाला होगा भाई, उसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ ही हुआ होगा, है ना। अब आपके ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन 3 से कटने वाला है, यानी कि किसमें 3 से गुणा हुआ है, वही आपका आंसर होगा। अगर 1 से ज़्यादा आते हैं तो फिर उसमें और लगाया जाएगा, लेकिन अगर एक ही आता है 3 से कटने वाला तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 3 का रूल क्या कहता है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। बताइए, यहाँ पर देखिए 9 जो है ये 3 से कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 और 2 9, ये भी 3 से कट जाएगा। 5 और 4 मिलकर 9 हो गया, ये भी 3 से कट जाएगा। बचा है यहाँ पर 1। क्या ये 1 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो मतलब ये हमारा उत्तर कभी नहीं हो सकता। इसको देखिए, ये 9 अकेला 3 से कट जाएगा, 6 अकेला 3 से कट जाएगा, यानी कि 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 आया है। क्या 8 3 से कटता है? नहीं कटता है। तो मतलब ये भी आपका 3 से नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। इसको चेक करिए, ये कट जाएगा 3 से, ये कट जाएगा 3 से, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 1 आया, नहीं कटा 3 से, मतलब ये भी 3 से नहीं कट रहा है। इसको चेक कर लेते हैं, ये 3 से कट गया, 8 और 1 9, 3 से कट गया, 4 4 8 1 9, 9 आ गया है। तो 9 क्या 3 से कटता है या नहीं? बिल्कुल कट जाता है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने 3 ऑप्शन के शुरू को चेक किया, वो 3 से नहीं कट रहे थे, एक ही ऑप्शन हमारा 3 से कट रहा था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप स्मार्ट तरीके को लगाकर समझते हैं और पढ़ते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये नहीं कि घिसा पिटा तरीका लगाने लग जाएं और इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करने लग जाएं, तो वहाँ पर आपका समय ये खा जाता है ना। तो सही अप्रोच लगाइए, स्मार्ट अप्रोच लगाइए और आंसर तुरंत आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये वाला सवाल देखिए। अब ये जो टाइप है, ये मार्क्स वाला टाइप, ये आपके 2024 के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, आरआरबी टेक्नीशियन हो गया, एलपी हो गया, आरपीएफएसआई हो गया, उसमें ये वाला टाइप बहुत देखने को मिला है ना। वाई को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे। मतलब अगर वो 40% नंबर पा जाता है तो पास हो जाएगा। उसने 20 नंबर प्राप्त किया और 40 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। यानी कि उसको कितना मिला है दोस्तों? यहाँ पर 20 नंबर तो मिला ही मिला है, ठीक है। 40 नंबर से फेल हो रहा है। 40 नंबर से फेल होने का मतलब क्या हुआ कि अगर वो 40 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता। यानी कि पासिंग मार्क्स कितना हो गया? यहाँ पर 20 नंबर पाया ही पाया था, 40 नंबर और पा जाता, यानी कि कितना नंबर? अगर वो 60 नंबर पाता तो पास हो जाता। परसेंटेज में कितने पे पास हो रहा है? 40% पे पास हो रहा है ना, 40% पे पास हो रहा है। लेकिन नंबर में कितना चाहिए पास होने के लिए? यहाँ पर 60 नंबर चाहिए। तो 40% की वैल्यू 60 नंबर हो गई। परीक्षा के कुल अंक कितने हैं? यानी कि 100% की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर क्या करिए, आप 20% का वैल्यू निकाल लीजिए या 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, जैसी आपकी मर्जी। 20% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो ये भी हो जाएगा 20%। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, मतलब 30 आ जाएगा। अब हमें 100 चाहिए, इसको 5 से गुणा कर दीजिए तो ये 100 बन जाएगा। मतलब जो टोटल अंक होते हैं वो तो 100% होंगे ना, 100% की वैल्यू चाहिए था। इसको भी 5 से गुणा करिए, क्योंकि यहाँ 5 से गुणा किए हैं तो यहाँ भी 5 से गुणा, 30 को 5 से गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा। 150 नंबर का टोटल अंक था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। समझ में आया सभी को? आगे चलिए प्रश्न नंबर 6 पर। इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये सवाल इलेक्शन वाला है और बहुत बढ़िया सवाल है, लॉजिकल सवाल है, सुनते जाइए। 2 उम्मीदवार हैं, 2 कैंडिडेट हैं के बीच चुनाव हुआ और 80% मतदाता अपना मत डालते हैं, है ना। टोटल जितने भी लिस्ट में शामिल थे 100%, उनमें से सिर्फ 80% ही वोट डालने गए, जिनमें से 53 जो है वो
इनवैलिड वोट थे 53 वोट। अब परसेंट में नहीं दिया यहाँ पे, ये एक्चुअल वैल्यू है कि 53 वोट जो थे वो इनवैलिड हो जाते हैं। विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% मत प्राप्त होते हैं, यानी कि जो विनर था वो जितने भी लिस्ट में शामिल थे यानी कि 100%, उसका सिर्फ 80% मत यहाँ पर 48% मत ही प्राप्त होता है और वह 1013 मतों से जीत जाता है। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? बहुत अच्छा सवाल है, समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पर 100 यूनिट टोटल वोटर हैं, ठीक है। इसमें से 80% ने अपना वोट डाला, ठीक है। 80% ने यानी कि 80 लोगों ने वोट डाला, 80 यूनिट लोगों ने वोट डाला। अब समझते जाइए, यहाँ पर कह रहा है कि जिनमें से 53 इनवैलिड वोट थे, ठीक है। तो यहाँ पर 53 जो थे वो इनवैलिड वोट हो गए। ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर इसमें वैलिड और इनवैलिड देख सकते हैं। अच्छा, एक सेकंड और समझिए, इनवैलिड कितने थे? यहाँ पर 53 थे, है ना। तो ये हो गए इनवैलिड, 53 इनवैलिड थे और वैलिड कितने बचे? अब चूंकि ये रेशियो में है, इसको ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो परसेंट में भी ले सकते हैं, इसको परसेंट में ले लीजिए, है ना। तो वैलिड कितने बचे यहाँ पर? 80% माइनस इनवैलिड वाले को हटा दीजिए तो माइनस यहाँ पर 53, ये वैलिड वोट हैं। अब कह रहा है कि जो विनर था, ठीक है, विनर और जो क्या कहते हैं जो लूज़र है, उसमें से वो किससे डिसाइड होंगे? इस वाले से डिसाइड होंगे, यानी कि जो जितने वोट वैलिड थे उसमें से इन्हें डिसाइड होंगे, जो इनवैलिड थे वो तो किनारे हो गए, है ना। अब यहाँ पर क्या है, विजेता को यानी विनर को सूची के सभी मतदाताओं यानी कि 100% में से सिर्फ और सिर्फ 48% मत प्राप्त होता है। तो 100% का 48% निकालिए, कितना होगा? सिर्फ 48% ही होगा, ठीक है। 100% का 48% कितना होता है? 48% ना होता है, यानी कि विनर को कितना मिला यहाँ पर? विनर को 48% यहाँ पर वोट मिले हैं, इस वाले का, है ना, इस वाले का 48%, इसका 48% नहीं बोला है, तो यहाँ पर टोटल वालों का 48% बोला है, ठीक है। लूज़र को कितने मिले? जो लॉस हुआ, है ना। बताइए, यहाँ पर वैलिड वोट टोटल कितने थे? इतने थे, जिसमें से विनर को इतना मिल गया तो लूज़र को कितना मिलेगा? टोटल में से, टोटल वैलिड वोट में से इसको घटा दीजिए तो 80% माइनस 53 ये वैलिड वोट थे, इसमें से जो विनर को मिले हैं उसको घटाइए, यानी कि 48% घटा देंगे तो कितना बचेगा? 80% में से 48 घटेगा तो ये आ जाएगा 32% और यहाँ पर माइनस का हो गया 53, है ना। ये परसेंट में है, ये एक्चुअल वैल्यू है, तो दोनों को मिलाइएगा नहीं। तो लूज़र को कितने मिले यहाँ पर? 32% और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 53, ठीक है। तो विनर और लूज़र को जितने वोट मिले थे वो हमको पता चल गया। अब कह रहा है कि जो विजेता है वो इतने मतों से जीत जाता है, यानी इतने वोटों से जीत जाता है। अब इसका मीनिंग समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक को मिला 8 वोट और दूसरे को मिला 4 वोट, ठीक है। एक को मिला 8 वोट और दूसरे को मान लीजिए कि 5 वोट मिला, तो ये वाला कितने वोटों से जीता है? 3 वोटों से जीत गया है ना। यानी कि जो जितने वोटों से वो जीता रहता है वो क्या होता है? डिफरेंस होता है। विनर और लूज़र को जितने वोट मिले हैं उनका डिफरेंस होता है, उतने से ही जीता जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी कि विनर को ज़्यादा मिले होंगे, है ना। इसमें से इसको घटाएंगे तो 48 में से 32 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, है ना, 16%। और चूंकि इसको घटा रहे हैं ना इस तरीके से, तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो मतलब ये हो गया प्लस का 53 और इसी की वैल्यू है कितनी? यहाँ पर इतने ही वोट से जीते हैं और हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है ये हो जाएगा। तो घटा लीजिए, अब यहाँ पर 16% की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी? ये भी एक्चुअल वैल्यू, ये भी एक्चुअल वैल्यू, उसको ले जाइए घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग पहले 13 घटा दीजिए, है ना, ठीक है। तो इसमें से 13 घटा देंगे अगर, फिर 40 और घटाना पड़ेगा, है ना, तो 960 पे आ जाएगा, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई बताइए? तो 16 छक्के 96 यानी कि 60 हो गया। हमें चाहिए क्या था? टोटल। तो टोटल कितना है? 100%। 1% की वैल्यू है 60, तो हमको चाहिए टोटल कितना है? 100%। तो 100% की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी कितनी? 100 से इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि 6000। तो 6000 टोटल वोट थे यहाँ पर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए अगला सवाल क्या दिया है। इस टाइप का सवाल तो हम आपको कई बार करवा चुके हैं। पेट्रोल की कीमत जो है पर लीटर वो 75% बढ़ जाती है। इसकी खपत कितने % कम की जाना चाहिए ताकि इसके खर्च पर केवल 33% की बढ़ोतरी हो, है ना। अब यहाँ पर हम आपको बताए थे कि जो एक्सपेंडिचर होता है यानी कि खर्च इक्वल टू
प्राइस इनटू कंजम्पशन, यानी कि मूल्य गुणे खपत होता है। बस इतना ध्यान रखना है, यही वाला हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए तो पेट्रोल की कीमत यानी कि प्राइस, तो प्राइस क्या हो रहा है 75% बढ़ रहा है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/4 होती है। मतलब पहले 4 था फिर 3 बढ़ जाएगा, 4 पर 3 बढ़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से 7 हो चुका है हमारा पेट्रोल का कीमत। इसकी खपत कितनी कम की जानी चाहिए ताकि खर्च जो है 33% बढ़े। 33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 33/100, है ना। 33/100 कटेगा तो है नहीं, ठीक है। तो खर्च 33% बढ़ना है, मतलब 100 पर 33 बढ़ जाएगा। तो खर्च यानी एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, पहले 100 था फिर 33 बढ़ के कितना हो जाएगा 133 हो जाएगा। अब इसमें बोला जा रहा है कि हमको खपत कितनी कम करनी चाहिए। तो बताइए कंजम्पशन यहाँ से फार्मूला क्या आएगा, कंजम्पशन का फार्मूला होगा E/P, है ना। E/P हो जाएगा। तो बस यही चीज़ निकाल लीजिए, हमको C चाहिए तो E/P कर लीजिए। 100/4 E/P करेंगे ना तो 100/4 यानी कि ये हो गया 25, और इधर कर लीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा 133/7। तो मतलब 7 एक कम 7 बचा 6, तो 3 मतलब 63 हो गया, 7 नहीं हो 63, है ना। 19 7 133 ये हो गया। तो देख लीजिए कि खपत में कम किया जाना है। खपत में कितना कम हुआ है 25 से 19 हो गया, यानी कितना कम हुआ है 6 की कमी हो गई दोस्तों। ठीक है, खपत में कितने कमी हो गए 6 पर, किस पर 25 पर। तो ये हो गया 25% में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कमी, है ना। 25 से ये 4 बार में कटेगा, मतलब 6 चौके 24%। 24% जो है कंजम्पशन में कमी की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये सवाल दोस्तों बहुत ही शानदार है, RPFSI 2024 में पूछा गया था, लेटेस्ट सवाल है। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 60%, 30% और 20% कम की गई, लेकिन चौथे महीने 60% की वृद्धि हो गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसके मूल कीमत की तुलना में कितने % की वृद्धि या कमी हुई है। सक्सेसिव है दोस्तों, है ना। पहले महीने 60% घटा, दूसरे महीने 30% घटा, तीसरे महीने 20% घटा, लेकिन चौथे महीने में बढ़ गया 60%, है ना। सबकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। 60% का मतलब 3/5, क्योंकि 20% 1/5 होता है। 60% जो हो गया 3/5 हो गया, है ना। 60% 3/5। तो देखिए पहले घट रहा है, मतलब पहले महीने क्या हुआ 5 से कितना हो गया 3 घट जाएगा तो 2 ही हो गया। 5 पर 3 की कमी यानी कि 2 हो गया। दूसरे महीने क्या हो रहा है 30%। 30% का मतलब होता है 3/10, है ना। 30% का मतलब 3/10, तो 10 पर 3 घट जाएगा। तो 10 पर 3 घटाइए, पहले 10 था तो 3 घट के कितना हो जाएगा 7। तीसरे महीने 20% कम हुआ, 20% यानी 1/5, ठीक है। 20% यानी 1/5, तो 5 पर 1 कम हुआ, 5 पर 1 कम यानी 4 बचा। लेकिन चौथे महीने 60% बढ़ गया, 60% का मतलब 3/5, तो 5 पर 3 बढ़ जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा चौथे महीने। बस आ गया हमारा यहाँ पर आंसर। कैसे सक्सेसिव लेना है, जहाँ कट रहा है काट दीजिए, इधर वालों को और इधर वालों से, है ना। तो 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10, और क्या कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो बस देख लीजिए इधर कितना हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे यहाँ पर 625 हो गया ये, ठीक है। इधर देखिए इनको मल्टीप्लाई करिए तो 8 चौके 32, 32 गुणे 7, 32 गुणा यहाँ पर 7 कर देंगे, 7 दूना 14, 4 हासिल 1, 7 3 21, 21 और 1 यहाँ पर 22 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर 625 से ओरिजिनली 625 था, कितना कम हो गया 224 हो गया, यानी कितने की कमी हुई, घटा लीजिए इसको, है ना। तो देखिए 25 में 24 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 0 1 बचा। फिर 6 में 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 401 डिवाइड बाई कितना, ओरिजिनली कितना था 625 था यहाँ पर, इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 से दोनों कटेंगे, 25 चौके 100 और 25 25 हम यहाँ पर 625, ठीक है, ये हो जाएगा 25। अब एक काम करिए, यहाँ पर ऊपर भी 4 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी 4 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 4 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि नीचे हमको 100 बनाना था, 100 बना लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इसको देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौके 16, तो 16 को 401 से गुणा करिए, कितना आ जाएगा 16 एक कम 16, ठीक है, 16 एक कम 16 हो जाएगा, और 16 चौके यहाँ पर 64, तो 64 16 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 64.16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 64.16। इतने की कमी होगी, क्योंकि कमी हो रहा है ना, तो कमी इतने की, ठीक है, 64.16% की
कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। ये वाला सवाल बड़ा खतरनाक है। सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। ठीक है, यदि उसके व्यय में 6% की कमी होती है और बचत में 26% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। आप जानते हैं कि जो इनकम होता है वो किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा प्लस बचत यानी कि सेविंग, यही होता है I=E+S। बस यही लगना है। सुधा का व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, उसकी बचत से यानी सेविंग से 200% अधिक है। 200% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2 हो जाती। भाई परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100, तो 200/100 करेंगे 2 ही ना आएगा। इसको आप 2/1 लिखिए। ठीक है, कह रहा है बचत से, बचत से, तो जिससे बोला गया उसकी वैल्यू नीचे दिखेगी आपको, यानी कि सेविंग की वैल्यू नीचे है। इतना अधिक है कौन, व्यय यानी कि खर्चा, तो 2/1 अधिक है खर्चा। तो तीनों चीज़ों को यहाँ पर लिखे, एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग हो गया और इनकम हो गया, है ना। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, देखिए, अच्छा यहाँ देखिए सेविंग कितना है, एक उसने सेव किया, लेकिन जो खर्च है वो 1/2 अधिक है। 1/2 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब बताइए कि इनकम कितना हो रहा है। भाई खर्च किया 3, बचाया 1, तो टोटल इनकम कितना हुआ, 3 और 1 4, तो यहाँ पर इनकम हो गया 4। अब क्या करना है, सुनते जाइए। सेकंड स्टेटमेंट, यदि उसके व्यय में यानी एक्सपेंडिचर में 6% की कमी हो जाती है तो खर्च में 6% की कमी करिए, कमी मतलब माइनस, और बचत में 26% की वृद्धि यानी कि सेविंग में यहाँ पर प्लस का 26% हो रहा है, प्लस का, है ना। तो इसमें कितने की वृद्धि होगी, आय में, इनकम में, तो मान लीजिए कि X% की वृद्धि हो जाएगी। बस आ गया आंसर हमारा। देखिए कैसे, अब आपको देखना है कि E+S=I होता है, इनको मल्टीप्लाई करिए। 3 × 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 18%, है ना, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगा के लिखिएगा। इन दोनों गुणा करेंगे तो प्लस का 26%, है ना, प्लस का 26%। E+S क्या होता है, I होता है। इधर इन दोनों गुणा कर दीजिए तो 4x हो जाएगा। आ गया आपका आंसर। इन दोनों को देखिए, अब इसमें से इसको घटाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 16 में से 8 आ जाएगा ना, 8% हो गया। 8% = 4, तो 4 इधर आ जाएगा, मतलब x की जो वैल्यू है बताइए कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 2%। ठीक है, 8/4 यानी कि 2%। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। ये बस फॉर्मूला याद रखिएगा और ये तरीका, क्योंकि ये जो टाइप है बहुत देखने को मिला है, इसका मतलब NTPC और ग्रुप डी में भी पूछा जाएगा ये सवाल। ठीक है, तो ये जो टाइप है महत्वपूर्ण था। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, 2024 में पूछा गया था RRB ALP में। ठीक है, एक देश में 55% जनसंख्या महिलाएं हैं, 80% पुरुषों की जनसंख्या साक्षर यानी एजुकेटेड है, लिटरेट है। फिर यहाँ पर यदि कुल साक्षरता दर यानी कि टोटल लिटरेसी रेट यहाँ पर 58% है, तो महिलाओं में से कितने प्रतिशत साक्षर हैं, यानी कि कितनी लिटरेट फीमेल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको लगा सकते हैं हम लोग एलिगेशन से भी, लेकिन पहले सिंपल बेसिक वाला तरीका देखिए, फिर वो तरीका भी बता देंगे। 2 तरीके से लगा सकते हैं। क्या है देखिएगा, मान लीजिए कि एक उस देश में 100 जनसंख्या है। ठीक है, इस 100 जनसंख्या में से 55% महिलाएं हैं, यानी कि फीमेल्स कितनी हो गई बताइए, तो 55 हो गई। 100 का 55% यानी 55, तो मेल कितने होंगे यहाँ पर, 100 - 55 यानी कि 45 मेल हो जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है 80% पुरुषों की जनसंख्या साक्षर है। पुरुषों की जनसंख्या है कितनी यहाँ पर, 45। इस 45 का 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होता है ना। काटेंगे पीटेंगे तो 5 9 9 चौके 36, यानी कि 36 जो है यहाँ पर वो लिटरेट हैं। मेल्स में 36 लिटरेट हैं, तो इलिटरेट कितने हो जाएंगे, यानी कि असाक्षर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो कहानी हो गई। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है यदि कुल साक्षरता दर 58% है। ठीक है, कुल साक्षरता दर 58% है, तो 100% का 58% टोटल साक्षर हैं, टोटल लिटरेट हैं। तो 58% यानी कि 58 टोटल लिटरेट हैं, जिसमें से 36 आपके मेल हैं, तो फीमेल कितनी होंगी बताइए, है ना। 58 आपके मेल हैं। भाई देखिए, एक सेकंड, साक्षरता दर टोटल कितने साक्षर हैं यहाँ पर, 58, जिसमें से मेल कितने हैं, 36 हैं। तो मेल को हटाइए तो कितने
फीमेल बचेंगे यहाँ पर, फीमेल घटा लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 2 और 22। तो 22 यहाँ पर फीमेल, 22 फीमेल क्या हैं, लिटरेट हैं दोस्तों, 22 फीमेल क्या हैं, लिटरेट हैं। तो इलिटरेट कितने होंगे, इलिटरेट बता दीजिए यहाँ पर, 55 में से 22 घटा दीजिए तो 5 2 यानी कि 33 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलिटरेट वाले हो गए। अब हमको कह रहा है कि महिलाओं में कितने प्रतिशत साक्षर हैं, ठीक है। बताइए यहाँ पर कितने महिलाएं साक्षर हैं, 22 महिलाएं, टोटल कितने में से, 55 में से, तो नीचे हो गया 55 आपका, परसेंटेज आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पर 100% हो गया, है ना। तो 11 दूना 22 और 11 पचे 55, 2/5 यानी कि 40%। तो 40% जो है वो महिलाएं लिटरेट हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया पहला तरीका। आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे, देखते जाइए। तो सुनिएगा, 55% जनसंख्या महिलाएं हैं, ठीक है, 80% पुरुष जो हैं जनसंख्या साक्षर हैं। तो लिटरेट वालों की हम बात करते हैं, ठीक है, इलिटरेट वालों की नहीं बात करेंगे क्योंकि हमको लिटरेट यहाँ पर महिलाएं ही पूछा गया है। तो देखिए, एक समूह में महिलाएं हैं और पुरुष हैं, जिसमें से 80% जो है वो मेल है, 80% क्या है, मेल, वो लिटरेट है, ठीक है, 80% मेल जो है वो लिटरेट है। मान लीजिए कि ये तो हो गए मेल, है ना, इधर लिख लेते हैं हम लोग फीमेल। फीमेल मान लीजिए कि x% यहाँ पे लिटरेट है, यानी कि x% साक्षर हैं। ओवरऑल कितने परसेंट साक्षर हैं, तो ओवरऑल यहाँ पर 58%। तो ओवरऑल जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। तो ओवरऑल कितने यहाँ पर साक्षर हैं, 58%। अब नीचे जो लिखेंगे वो हम लोग क्वांटिटी लिखेंगे, मतलब मेल और फीमेल की संख्या लिखेंगे। बताइए दोस्तों कितनी हो जाएंगी, 100 में से 55% यानी कि 55 महिलाएं हैं, तो महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 55 हो गई। तो मेल्स की संख्या कितनी होगी, 100 माइनस 55 यानी कि 45 हो जाएगी कि नहीं। और जो ये क्वांटिटी होता है इनका हम लोग रेशियो लिखते हैं। रेशियो लिखेंगे तो क्या होगा, 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और 5 गुणे 11 55, मतलब 9 और 11 का आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये जो बीच वाला वैल्यू होता है ओवरऑल जो होता है, इसकी वैल्यू यानी कि 58% की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई 8 गुणे 9 करेंगे, 9 8 72 यानी 720% प्लस इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई तो x गुणे 11 यानी कि 11x%, ठीक है। डिवाइड में हम लोग रखते हैं इन दोनों को जोड़ के, जो रेशियो है उसको जोड़ कर लिखते हैं। जोड़ेंगे 9 और 11 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस 20 को इधर लाइए तो 58 दूना कितना होगा, 58 दूना 116 यानी 60 हो गया, ठीक है। 1160%। उधर क्या बचा 720%, इसको इधर ले आइए तो माइनस का हो गया 720% और इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 11 × x%। 1160 में 720 घटाएंगे तो 11 माइनस 7 यानी कि 440 आ गया। 440 डिवाइड बाई 11 करेंगे, है ना, डिवाइड बाई 11 कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 11 चौके 40 यानी कि 40%, ठीक है। 40% इज़ द करेक्ट आंसर। पहले भी बता चुके हैं, उस वाले मेथड से भी यही आंसर आया था, इस एलिगेशन वाले मेथड से भी यही आंसर आया है। तो दोनों तरीके उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। ये वाला सवाल भी दोस्तों बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्रश्न है। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। चावल की कीमत में 20% की कमी हो गई, यानी कि प्राइस जो है वो क्या हुआ, कम हो गया 20% यानी 1/5। तो 5 पर 1 कम हुआ, यानी कि पहले 5 था, अब कितना हो गया 4। लोग 100 रुपये में 10 किलो चावल अधिक खरीद सकते हैं। अब चावल का मूल्य प्रति रुपये कितने किलो था, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर 3 चीज़ें हमने बताया था कि एक्सपेंडिचर यानी व्यय जो है वो क्या होता है, P/C, प्राइस इंटू कंजम्पशन। इसी से ये बनेगा 100 रुपये में 10 किलो चावल अधिक खरीद सकते हैं, यानी कि 10 किलो चावल अधिक कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये समझिए कि भाई जो ये है एक्सपेंडिचर, अब खर्च उसमें नहीं करना, खर्च ज़्यादा नहीं लगाना है, जैसे ही प्राइस कम हुआ उतने ही रुपए में खर्चा उतना ही करना है, कंजम्पशन बढ़ जाएगा, ठीक है। कंजम्पशन बढ़ भी रहा है, तो इसको अगर कांस्टेंट रखेंगे तो P और C का जो रेशियो है क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब पहले यहाँ पर देखिए, देखते जाइएगा, जो कंजम्पशन है हमारा कितना हो गया, 5, प्राइस जो है 5 से 4 हो रहा था, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। बस यही कहानी है, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4 से 5 हो गया, बढ़ गया कि नहीं, ठीक है। तो कितना बढ़ा है यहाँ पर, 1 यूनिट बढ़ गया है
ठीक है। अब इतना अधिक कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना अधिक कंज्यूम कर रहे हैं, 10 किलो। तो इस एक की वैल्यू कितनी हो गई, 10 kg के बराबर हो गई। एक की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर इनिशियली कितना था, इनिशियली कितना कंज्यूम कर सकते थे, 4 यूनिट। एक की वैल्यू 10, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 40 kg। ठीक है, तो 100 रुपये में यहाँ पर 10 किलो चावल अधिक खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चावल का देखिए 10 किलो चावल अधिक खरीदा है ना। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो ये कितना हो गया, 40। ठीक है, 40 kg हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 100 रुपये में 40 किलो अधिक खरीद सकते थे, तो यहाँ पर 100 रुपये में अब भाई 40 किलो मिल रहा था, तो 1 किलो का कितना हो जाएगा बताइए, है ना। यहाँ पर 100 रुपये में 40 किलो मिल रहा था, तो 1 किलो का कितना होगा बताइए, तो डिवाइड बाई 40 कर देंगे, ये कट जाएगा, यानी कि 10/4 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। 2.5 रुपये, है ना, 2 रुपये पर केजी था, 2 रुपये पर केजी था यहाँ पर। तो 2.5 रुपये पर केजी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चाय की कीमत 20% बढ़ा दी जाए, तो एक गृहिणी को चाय पर अपने खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए चाय की खपत को कितने % कम करना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ समझिएगा, है ना, ये बहुत पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर जो आपका एक्सपेंस होता है, यानी कि खर्च जो होता है ये होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, यानी कि खपत। जो खर्च है यानी एक्सपेंस जो है वो किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजम्पशन, यानी खपत के बराबर ये होता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि खर्च को अपरिवर्तित रखना है। खर्च मतलब ई जो है आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ई कांस्टेंट होगा तब पी और सी, देखिए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E/P हो जाएगी, है ना। तो ई अगर कांस्टेंट होगा तो पी और सी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ये बात तो सभी को पता है। या फिर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक और आसान तरीका समझिए, बस इसको आपको याद रखना है, E=P/C। देखिए 20% बढ़ा दी जाती है प्राइस, तो प्राइस का पहले रेशियो लिखिए यहाँ पर। 20% का मतलब होता है 1/5, कितना होता है 1/5। 5 पर 1 बढ़ जाएगा, तो पहले था 5, फिर 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो गया, 6 हो गया, बाद में 6 हुआ। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि खर्च को अपरिवर्तित रखना है। खर्च मतलब यहाँ पर ई जो है एक्सपेंडिचर, उसको अपरिवर्तित रखना है, जितना पहले उतना ही बाद में, तो 1 मान लीजिए, है ना। चाय की खपत को कितने % कम करना चाहिए, तो कंजम्पशन यहाँ से कितना हो जाएगा, कंजम्पशन का फार्मूला क्या होगा, E/P हो जाएगा, E/P हो जाएगा, बस आ गया हमारा। तो कंजम्पशन निकाल लीजिए, E/P कितना होगा, 1/5 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ E/P 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो देख लीजिए रेसिप्रोकल हो गया कि नहीं इन्हीं दोनों का, है ना। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इधर आ जाएगा, 6 × 6 5 उधर चला जाएगा, 5 × 5, मतलब खपत क्या हुआ, 6 से 5 हो गया, कम हो गया कि नहीं। तो 6 से 5 हुआ है, मतलब कि 1 की कमी आई है किस पर, 6 पर, तो 1/6, और 1/6 % में चेंज कर लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 100% से मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो 50/6, 50/6 का मतलब 50/3 होगा ना, हाँ, तो 16×3 48 और 2/3, मतलब 16 सही 2/3, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। इस टाइप के सवालों को अगर आप समझ गए होंगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए। यही बस एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, कभी ये दे देगा और ये पूछेगा, मतलब इन तीनों में से कोई 2 ठो दे देगा और तीसरा आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए अगला सवाल, इस टाइप के सवाल दोस्तों हम आपको पिछले क्लासेस में करवा चुके हैं, है ना। यदि एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई जो है 30% घटा दी जाए, यहाँ पे जो रेडियस है उसके साथ क्या हाल किया जा रहा है बताइए, 20% प्लस किया जा रहा है उसमें, है ना। और ऊंचाई यानी कि हाइट में क्या किया जा रहा है, यहाँ पर 30% कम किया जा रहा है, 30% यहाँ पर कम किया जा रहा है। कहा रहा है इसमें कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी हाल में ही ऐसा सवाल हम आपको करवा चुके हैं, है ना। तो CSA ऑफ बेलन कितना होता है बताइए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr × h। अब 2π तो कांस्टेंट है, मतलब r और h का मल्टीप्लाई हुआ है, तो जब यहाँ पर चेंज हो रहा हो, परिवर्तन हो रहा हो और मल्टीप्लाई में दिया हो, तो आप
चूँकि यहाँ पर R में परिवर्तन हो रहा है, H में परिवर्तन हो रहा है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर लगाते हैं हम लोग सक्सेसिव। सक्सेसिव का क्या फार्मूला होता है? सक्सेसिव का फार्मूला होता है A प्लस B प्लस AB/100। ये होता है हमारा सक्सेसिव का फार्मूला। A मतलब पहला वाला, B मतलब दूसरा वाला। तो पहला परिवर्तन यहाँ पर क्या हो रहा है? 20% का, तो A के जगह पे 20 रखिए, ये हो जाएगा 20। B के जगह पर -30 रखेंगे, साइन के साथ लिखना है, -30 हो गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 20 और 30 यानी कि -600, माइनस में आएगा ना, डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो गया। काटा कुटी कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 20 - 30 यानी -10, -10 में -6 और करेंगे, सॉरी हाँ, कितना हो जाएगा? -10 और -6 यानी कि माइनस का 16 हो गया। तो -16% मतलब 16% की कमी हो जाएगी। माइनस यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि कमी हो रही है, तो कमी ऑप्शन नंबर बी में होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया सभी को? आगे चलिए अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं इस सवाल को। बढ़िया सवाल है। परीक्षा में पास होने के लिए एक छात्र को अधिकतम कुल अंकों में से 975 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए जितने भी टोटल नंबर रहे होंगे उसमें से अगर वो बच्चा 975 नंबर पा जाता है तो वो पास हो जाएगा, जस्ट पास हो जाएगा, है ना। प्रिया ने 870 नंबर प्राप्त किए और उसे 7% से विफल घोषित किया गया, यानी कि 7% नंबर से वो फेल हो गई। ठीक है, यहाँ पर तो परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं ये बताइए। यहाँ पर अगर वो 975 नंबर पाती तो पास हो जाती। उसने पाया कितना? उसको मिला कितना? यहाँ पर 870 नंबर मिला, है ना। तो कितने नंबर से फेल हुई है ये देखिए, बताइए यहाँ पर। भाई अगर इतना पाती तो पास हो जाती, इतना पाई है मतलब कितने, कुछ ना कुछ नंबर से फेल हो गई है। घटा लीजिए इसको, 975 में 870 घटाएंगे 105 नंबर आ जाएगा। तो 105 नंबर से वो फेल हुई है, लेकिन परसेंट में कितने परसेंट से फेल हुई है? 7% से फेल हुई है। तो इसी 7% की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है? 105 नंबर। समझ में आई बात कि नहीं? देखिए नंबर में कितने नंबर से फेल हुई? 105 नंबर से। परसेंट में यहाँ पर बोला गया है कि 7% से फेल हो रही है, तो इसी 7% की वैल्यू ना 105 है। हमें क्या चाहिए? 100%। अधिकतम कुल कितने अंक? तो अधिकतम यानी मैक्सिमम मार्क्स 100% होंगे, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर बताइए। तो ये हो जाएगा 7 × 1 = 7, 15 × 7 = 105 होता है, मतलब 15 आ गया। 1 की वैल्यू 15, मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 × 15 मतलब कि 1500। तो 1500 जो था वो टोटल मार्क्स था उस एग्ज़ाम का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इतने आसान तरीके आपको बता रहे हैं सवालों को सॉल्व करने के लिए, तो एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा ये सवाल है, त्रिवेणी की सैलरी पहले 16% घटाई गई और फिर 25% बढ़ाई गई, उसकी सैलरी में कुल कितना परिवर्तन हुआ? अब यहाँ पर भी सक्सेसिव है ना, पहले घटाया गया फिर बढ़ाया गया। तो पहले यहाँ पर माइनस का 16% किया गया, है ना, फिर यहाँ पर प्लस का कितना किया गया? 25% किया गया। तो ओवरऑल कितने का परिवर्तन आया यहाँ पर ये बताना है। फिर से ए बी फार्मूला लगा लीजिए। ए बी फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और प्लस यहाँ पर AB/100, इतने का टोटल ओवरऑल परिवर्तन आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो निकालिए यहाँ पर कितना हो जाएगा। ए मतलब -16, तो ये हो गया -16, प्लस बी यानी कि यहाँ पर 25, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और 16 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 × 8 = 200, 200 × 2 यानी कि 400, तो 25 × 16 = 400 आ जाएगा। 400 बटे यहाँ पर कितना होगा? 100 के बराबर, है ना। ये 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ देखिए -16 और -4 यानी कि -20 और प्लस का 25, तो 25 - 20 यानी कि प्लस का 5 आ जाएगा, है ना। पॉजिटिव का 5 आया है दोस्तों। पॉजिटिव ये बता रहा है कि वृद्धि हो रही यानी बढ़ रहा है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? 5% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्लस यहाँ पर ये बता रहा है कि बढ़ रहा है। समझ में आया? आज बगल में बारात आया है तो थोड़ा पटाखे वगैरह फूट रहे हैं, तो इससे आपको मतलब छोड़कर क्लास को नहीं जाना है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, ठीक है। बाकी आपकी क्लास चलती रहेगी। आगे चलिए अगले प्रश्न पर।
अगला सवाल ये देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। अब यहाँ पर इसको लगाने के कई तरीके हैं, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको आसान तरीका प्रेफर करेंगे। यदि एक गोले की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है, 20% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/5, है ना। 20% बढ़ने का अर्थ है कि 5 में 1 बढ़ जाएगा। तो शुरू में कितना था, रेडियस 5 था, बाद में कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 5 पर 1 बढ़ जाएगा। तो ये रेडियस की कहानी हो गई। अब कह रहा है कि उसके आयतन में उसका जो नया आयतन है वो मूल आयतन का कितना होगा, यानी शुरू वाले आयतन का कितना होगा। देखिएगा, शुरू में रेडियस कितना था, 5 था, बाद में कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। अब ऐसा समझिए यहाँ पर कि भाई जो बेलन का बेलन है ना, नहीं गोला है, गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है 4/3 πr³, यही ना होता है। अब दो चीज़ें यहाँ पर कांस्टेंट है, ये 4/3 और पाई, ये दोनों कांस्टेंट है। r³ जो है ये आपका वेरिएबल है, तो बस यही ना चेंज होगा आपका। तो बस r³ यहाँ पर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125, है ना, 5 का क्यूब 125। यहाँ पर एक्चुअली हम लोग रेशियो ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग रेशियो ले रहे हैं। और इधर 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, ठीक है, 6 छक्के 36, 36 छक्के 216 हो जाएगा। तो 125 था शुरू में आयतन और बाद में कितना हो गया, 216। तो पूछा जा रहा है कि जो नया आयतन है, नया आयतन का मतलब 216 जो नया बना है वो पुराने आयतन का, पुराने जिसका बोला जाता है उसको, उसकी वैल्यू नीचे रहती है, मतलब जिससे कंपैरिजन होता है उसकी वैल्यू नीचे होगी। तो पुराने आयतन से बोला है तो मतलब यहाँ पर 125 हो जाएगा, है ना। इसका कितना परसेंट है, तो परसेंट मतलब 100%, ठीक है। तो 25 पंचे 125 और 25 चौके यहाँ पर 100। इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पर डबल कर दीजिए, इसको या फिर इसको डबल कर दीजिए तो ये 10 बन जाएगा, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर इसको किया जाए तो 216 का डबल 432 और 432 का फिर 4 गुना करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा करिए कि यहाँ पर ये तो 10 हो जाएगा नीचे, है ना, 216 गुणे 4 कर दीजिए, तो 4 दूना 8 और 16 चौके 64 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 2, डिवाइड बाई आपका हो गया 10, इतना परसेंट आएगा। और इसकी वैल्यू देखिए 800 का डबल कितना होगा, यहाँ पर 1600 होगा, मतलब यहाँ पर 1600 के आगे ही वैल्यू जाएगी, 1600 मतलब ये वाला वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सॉल्व करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन हम लोग देख लिए कि 1600 से ज़्यादा आएगा, यानी कि 1728 आ जाएगा। डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 172.8% आ जाएगा निकल कर। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे समझ आया होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। देखिएगा ये सवाल, अब इस टाइप के सवालों को लगाने का आपने बहुत बड़ा तरीका सीखा होगा, आज सबसे आसान तरीका सीख लीजिए। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ाई गई और उसने अपने खर्च में 10% की बढ़ोतरी की, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, 3 चीज़ें होती है दोस्तों, इनकम, ठीक है, जितना कमाया वो, फिर उसमें से कुछ खर्च किया, है ना, फिर यहाँ पर जितना बच गया खर्च करने के बाद, वो 3 चीज़ें होती हैं। तो इनकम इक्वल टू होता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च और प्लस यहाँ पर सेविंग, बस इतना आपको याद रखना है, या फिर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम, ये हो जाता है। ठीक है, तो पहले एक्सपेंडिचर और सेविंग को लिखिए, है ना। तो देखिए 75% खर्च कर देता है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/4, है ना, 3/4 होती है भाई। 25% 1/4, तो 25 का 3 गुना है ये, तो 3/4 हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये है कि 4 रुपया कमाया और खर्च कर रहा है 75%, तो 4 में से 3 जो है उसने खर्च कर दिया, तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर, ये हो गया आपका इनकम। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसने क्या किया कि भाई 3 कमाया, है ना, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है, और तीसरा क्या है यहाँ पर, इनकम है ना। तो देखिएगा एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना किया है उसने, 3 रुपये खर्च किया,
इनकम कितना था, 4 था, तो 4 कमाया, 3 खर्च किया, तो बचाया कितना, 1 बचाया होगा, है ना। 4 में से 3 खर्च किया तो बचाया कितना, 1 बचाया होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि उसकी आय में यानी इनकम में 20% बढ़ाई गई। इनकम जो है यहाँ पर +20 हो रहा है, इनकम जो है +20% हो रहा है। ऐसे ही करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, और कोई तरीका लगाएंगे तो उसमें समय लग जाएगा। चलिए देखिए, और उसने अपने खर्चे में यानी एक्सपेंस में 10% बढ़ा लिया, तो एक्सपेंस यहाँ है, इसमें क्या किया कि 10% यहाँ पर बढ़ा लिया। फिर बोला जा रहा है उसकी बचत में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो बचत में हम लोग मान लेते हैं कि X% की बढ़ोतरी हुई। अब करना कैसे है सुनते जाइए। आप जानते हैं कि E+S=I होता है, यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम होता है। तो इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 3 × 10 कितना हो जाएगा, प्लस का 30%। ठीक है, फिर 1 × X यानी कि प्लस का X%, है ना, प्लस का X इक्वल टू भाई E+S कर दिए इक्वल टू I होगा। मतलब 4 × इधर भी मल्टीप्लाई, 4 × 20 यानी कि प्लस का यहाँ पर 80% हो जाएगा। तो X की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 80 - 30 यानी कि 50%। तो 50% दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बचत में बढ़ोतरी, यानी कि सेविंग में 50% वो ज़्यादा बचा ले रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सबसे आसान मेथड है। देखिए दोस्तों, अब ये इलेक्शन वाला सवाल है। इस सवाल में आप देख पाएंगे कि ये दिखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन है आसान। अगर आप इसका लॉजिक पकड़ पाएंगे तो बहुत आसान सवाल है ये। दो उम्मीदवार थे, 2 कैंडिडेट थे, उनके बीच में चुनाव हुआ। एक ने कुल वैलिड वोट का 55% प्राप्त किया, पहले को वैलिड वोट का 55% मिला। यहाँ पर कह रहा है कि 20% मत जो थे वो अवैध थे, यानी इनवैलिड थे। ये बताइए टोटल वोट कितने होते हैं, 100%। 100% में से अब 20% इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने होंगे यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ 80%। 80% वैलिड वोट थे। 80% का यहाँ पर 55% किसको मिला, पहले उम्मीदवार को। एक ने यानी पहले ने कुल वैलिड वोट का यानी कि 80% वोटों का 55% प्राप्त किया। इसमें पूछा जा रहा है यदि कुल वोटों की संख्या यानी 100% जो थे वो 7500 के बराबर थे, तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैलिड वोट प्राप्त किए, ये बताइए दोस्तों। यहाँ पर कि कुल वैलिड वोट का 55% तो कौन ले गया, पहला वाला, यानी कि जो 45% और बचा है, इसी 80% का 45% वो दूसरे वाले को मिला होगा। ठीक है भाई, ये 80% भी अब अपने आप में 100% है। ये जो वैलिड वोट हैं ये 80% जो है अपने आप में 100% है, तो इसका 55% तो पहले वाले को मिला, यानी कि 45% दूसरे वाले को मिला होगा। ठीक है, तभी ना 45 और 55 मिलाकर 100 होगा। तो टोटल वोट यहाँ पर कितने थे, 7500। इसका 80% वैलिड वोट था, तो 80% यानी डिवाइड बाई 100, ये वैलिड वोट हो गए। अब इन वैलिड वोटों का दूसरे वाले को कितने मिला है, 45%। बस यही तो आपको निकालना था भाई, 55% पहले वाले को मिल गया तो 45% दूसरे वाले को मिला होगा, तो इसका 45% यहाँ पर निकाल लीजिए। 45% यानी डिवाइड बाई 100। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। इसमें लगाइए DS यानी डिजिटल सम। कैसे लगाते हैं देखिए, पहले ऑप्शन का देखिए, 3 0 0 सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यहाँ 2 और 6 कितना आ जाएगा, 8। यहाँ 3 और 3 कितना आ जाएगा, 6। यहाँ 2 और 7 9 आ जाएगा। ठीक है, सबका DS अलग अलग आया है। अब आप अपने इस वाले एक्सप्रेशन का DS निकाल लीजिए। एक जगह देखिए 4 और 5 यहाँ पर 9 है। 9 से फिर चाहे किसी का भी मल्टीप्लाई करते रहिए, बस 0 नहीं होना चाहिए, किसी का भी मल्टीप्लाई करते रहिए, आपका DS नहीं बदलेगा दोस्तों, है ना। चाहे तो करके आप देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ता है कि नीचे आपका DS 1 होना चाहिए। 1 0 0 ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, 1 × 1 1 ही आएगा। तो डिनोमिनेटर में आपका DS 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर आप जैसी मर्जी कर लीजिए। देखिए ये 4 5 9 हो गया, ये तो 8 ही रहेगा, है ना। यहाँ देखिए 7 5 12, 12 का मतलब 1 और 2 फिर से जुड़ेगा, मतलब 3 हो गया, तो ये हो गया 3। फिर देखिए 3 8 24, 24 का मतलब 6, है ना भाई। 3 8 24, 24 का मतलब 6, 6 नहीं हो 54, 54 मतलब 5 और 4 फिर जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, है ना। तो ओवरऑल जो DS आया वो 9 के बराबर आ गया।
तो एक बात तो हमको यहाँ पर पता चल गया कि एक जगह अगर 9 आ गया ds तो आप किसी का भी मल्टीप्लाई करते रहिए, आपका ds नहीं बदलेगा, 9 ही रहेगा। तो 9 आपका ds किसके साथ मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके अगर देखेंगे ना तो 2700 ही आएगा। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस सवाल को देखें दोस्तों, ये सवाल बड़ा सिंपल सा है लेकिन बहुत लोग इसमें गलती कर जाते हैं, है ना। यदि a जो है b से 33 सही 1/30% कमाता है, अधिक कमाता है, यहाँ पर अधिक बोला गया है तो अधिक कमाता है, तो b जो है a से कितना कम कमाता है ये बताना है, ठीक ना। देखिए सवाल बहुत ध्यान से समझिए कि a जो है b से इतना % अधिक कमाता है, इसको बदल लीजिए फ्रैक्शन में। 33 सही 1/3% जो होता है फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू होती है सीधे सीधे 1/3। फ्रैक्शन वैल्यू बता रहे हैं 1/3 के बराबर होता है। कैसे होगा देखिएगा, 33 × 99 100, तो ये हो गया 100/3, है ना। और परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया यहाँ पर? 1/3 आ गया। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा 33 सही 1/3% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/3 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि b से, तो b से बोला गया है तो कंपैरिजन किससे हो रही है? b से हो रही है। तो b की वैल्यू आपको नीचे दिखेगी, ये b की वैल्यू है। तो यहाँ पर लिखिए a और यहाँ पर लिखिए b। तो b की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो a जो है b से यानी 3 से कितना अधिक कमाता है? 1 अधिक। तो 3 से 1 अधिक करिए मतलब 4। तो a जो है 4 यूनिट और b जो है 3 यूनिट कमाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि b जो है a से कितना कम कमा रहा है? a से। तो अब कंपैरिजन a से हो रही है ना, b की तुलना में। तो यहाँ पर देखिए कि कितना कम कमा रहा है a से? 1 यूनिट कम कमा रहा है। और किस से? a से। तो जिससे बोला जाए उसकी वैल्यू नीचे रहती है। a की वैल्यू 4 है, नीचे हो गया 1/4। फ्रैक्शन में 1/4 यानी परसेंट में कितना होगा? ये 25% के बराबर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया सभी को? बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये भी एक ज़बरदस्त सवाल है। दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने %? बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए यहाँ पर 3 संख्या है, a मान लीजिए, b मान लीजिए और c मान लीजिए। पहली जो 2 संख्या हैं क्रमशः तीसरी वाली से 30% और 37% कम है। तो तीसरे वाले को हम लोग मान लेते हैं कि 100% है, 100 है ना। तो पहला वाला 30 कम है, तो 100 से 30 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? पहला वाला 70 हो जाएगा। और दूसरा वाला 37 कम है ना। पहला वाला 30 कम था तो 70 पे आया, और जो दूसरा वाला था वो तीसरे से यानी 100 से 37 कम था। 100 में 37 कम करिए, कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा, ठीक है। तो b जो है 63 था। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली का कितने % है? पहले का बोला है, पहले का। कौन? दूसरी संख्या। कंपैरिजन किससे हो रही है? पहले वाले से। पहले वाले से पूछा गया है ना कि दूसरी संख्या कितनी है पहले वाले का। तो दूसरी संख्या यहाँ पर है कितनी? आपकी 63 है। पहले वाले का बोला गया है तो पहला वाला कितना है? यहाँ पर 70 है। बस आ गया, जिससे कंपैरिजन उसकी वैल्यू नीचे रहेगी। 63 काट लेंगे इसको हम लोग तो कितना हो जाएगा? 7 से काटेंगे तो 7 9 63 और 7 9 70, 9/10। 9/10 का मतलब होता है 90%, है ना। वैसे भी 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90% दे देगा आपको, ठीक है। तो 90% इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया सभी को? वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा दोस्तों, कोताही मत करिएगा वीडियो लाइक करने में, है ना। और अपने दोस्तों के साथ पहुँचा भी दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, एकदम शेयर मार दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है परसेंटेज का, है ना। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया अभी का सवाल है। शिफ्ट 2 में पूछा गया था 2024, ठीक। देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से करेंगे तो बन जाएगा। सुरेश अपनी आय का 30% पेट्रोल पर खर्च करता है। शेष आय का 1/4 हिस्सा घर के किराए पर और बचा हुआ हिस्सा भोजन पर खर्च करता है। यदि वह पेट्रोल पर 300 रुपये खर्च करता है तो उसका घर के किराए पर कितना खर्च है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए मान लीजिए कि उसने 100% कमाया, ठीक है, 100 रुपया कमाया, 100 रुपये कमाया, तो अपनी आय का, इनकम 100 था, 100 का 30% पेट्रोल पे खर्चा किया, यानी कि 100 का 30 जो है पेट्रोल पर कितना खर्च हो गया? 30 रुपये मान लीजिए खर्च हो गया, है ना भाई। 100 का 30% कितना होगा? 30 है ना होगा, तो 30 रुपये यहाँ खर्च हो गया। शेष आय का तो बचा हुआ कितना है?
100 में से 30 तो खर्चा हो गया, यानी 70 रुपये बचा है। इसका 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा 1/4 करेंगे तो किस पर खर्च हो रहा है? किराए पर खर्च हो रहा है, घर के किराए पर। तो घर के किराए पर यहाँ पर देख लीजिए, ये घर का है ना, ये घर के किराए पर खर्च हो रहा है। इसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 35 दूना 70, 35 का आधा हो जाएगा, है ना, ये 35/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बचा हुआ हिस्सा भोजन पर खर्च करता है। यदि वह पेट्रोल पर 300 रुपये खर्च करता है तो उसका घर के किराए पर कितना खर्च है? ठीक है, चलिए हमको पूछा क्या गया है, घर के किराए पर कितना खर्च होता है। पेट्रोल पर कितना खर्च हो रहा है? 300 रुपये। मतलब इस 30 की जो वैल्यू है, 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है? यहाँ पर 300 रुपया है। 30 की वैल्यू कितनी है? 300 रुपये है। तो यहाँ पर देखिए कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, है ना। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। भाई ऐसा समझिए कि रेशियो में या यूनिट में कह लें तो पेट्रोल पर 30 यूनिट खर्च हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में 300 रुपये खर्च हो रहा है। तो 30 की वैल्यू 300 है। उसका घर पर कितना खर्च हो रहा है? तो घर पे इतना ही खर्च हो रहा है। देख लीजिए कितना खर्च हो रहा है ये, तो 35/2, है ना। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर, एक की वैल्यू इतनी है तो 35/2 की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। 35/2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 × 35/2, 35/2 यहाँ पर। तो 35 पंचे, या फिर 35 का आधा कितना होता है? 17.5, 17.5 × 10 यानी 175 रुपये। तो 175 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2 ऑप्शन में यहाँ पर दे दिया गया है ना। एक जगह किसी को भी आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। इसको 575 कर लीजिएगा तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 175 रुपये घर के किराए पर खर्च हो रहा है। हमको ये नहीं निकालना था, ये सब भोजन पे कितना खर्च हुआ ये कुछ नहीं निकालना था हमको, ठीक है। क्लियर है ना। आगे चले अगले प्रश्न पर। देखिए सिंपल सा है सवाल। यदि किसी संख्या का 85% 24 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होता है, उसी संख्या का 75% कितना होगा? बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है। मान लीजिए कि वह संख्या हमारा x है। अब कह रहा है कि किसी संख्या का 85% यानी x का 85%, 85% यानी 85/100, 85 यहाँ पर 100 किस में जोड़ा जा रहा है? 24 में जोड़ा जा रहा है। तो क्या प्राप्त होता है? वही संख्या प्राप्त होती है, परिणाम वही संख्या, मतलब x ही प्राप्त होता है यहाँ पर, ठीक है। अब सुनते जाइएगा, यहाँ पर दोस्तों ये है 100%, ठीक है। ये कितना है? 100% है, और ये 85% है। x का उतना ही, मतलब कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है, ठीक है। तो ये है 100% और ये 85% है। 100% 85% घटाएंगे क्योंकि ये पूरा चीज़ उधर चला जाएगा, है ना। तो 24 जो है ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? 100 - 85 यानी कि 15% की वैल्यू। 15% की वैल्यू किसका? 15%, x का 15%। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, काट लीजिए इसको। 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15 और यहाँ पर 3 × 8 = 24, ठीक है। 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 20 × 8 = 160 आ गया। 160 ही आया है हमारी ओवरऑल संख्या। ये नहीं कि 160 में टिक कर दें, गलत हो जाएगा। हमको बोला है उस संख्या का 75%। संख्या हमारी कौन सी आई है? 160, इसका 75%। 75% वैसे फ्रैक्शन में कितना होता है? 3/4, है ना। निकाल लीजिए। 16 × 4 = 64 यानी कि 40, 4 × 3 = 12 यानी 120। तो 120 जो है राइट आंसर होगा। 160 पे मत टिक करके आ जाइएगा, है ना। सवाल पढ़िए कि पूछा क्या है आपसे। क्लियर है। आगे चलें अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, ये भी इलेक्शन वाला ही सवाल है। 2 उम्मीदवार यानी 2 कैंडिडेट के बीच चुनाव में जो उम्मीदवार जीता उसे इतने वोट प्राप्त किए, जबकि जो उम्मीदवार हारा उसने इतना वोट प्राप्त किया। कुल प्राप्त वोटों का कितना प्रतिशत विजेता उम्मीदवार के पक्ष में गया? ठीक ना। यहाँ पर बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, जो जीता उसको कितना मिला? यहाँ पर 1854, ठीक है। और जबकि जो हारा है उसने कितना वोट पाया? यहाँ पर 618 वोट मिला। यानी कि हारने वाले और जीतने वाले को टोटल कुल मिलाकर कितना वोट मिला? यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर या फिर अगर हम लोग 6 × 7 = 8 × 7 = 15, मतलब 3 से कटेगा और इधर 5 × 4 = 9, ठीक है। रेशियो भी ले सकते हैं हम लोग, है ना, हारने और जीतने वाले का
रेशियो भी ले सकते हैं, रेशियो ले लेंगे तो हमारा आसान हो जाएगा। चलिए रेशियो ही ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जीतने वाले का है, ये हारने वाले का है। रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 छक्के 18 है ना, फिर 3 एक कम 3 और 3 अट्ठे 24, ये हो गया 618। ये कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 से इसको अगर काट देंगे हम लोग तो 3 दूना 6 और 3 छक्के 18, 206 आ गया, ठीक है। 206 का जस्ट 3 गुना है, देख सकते हैं 206 गुणे 3 करेंगे तो मतलब 206 से दोनों कटेगा, तो 206 एक कम 206 और 206 618 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जीतने वाले को 3 यूनिट और हारने वाले को 1 यूनिट वोट मिला है। अब पूछा जा रहा है कुल प्राप्त वोटों का कितना प्रतिशत विजेता के पक्ष में गया। विजेता के पक्ष में कितना वोट मिला है, 3 वोट मिला है। टोटल कितने में से, यहाँ पर 3 एक 4 में से, तो 3/4 वोट विजेता को मिला है। 3/4 का मतलब क्या होता है, परसेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 75%। 75% इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों।